ये पेपर मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को। इसमें बहुत ही बेसिक्स आपको पढ़ना है कि एंट्रेंस सरफेस डोज़ होती क्या है, एंट्रेंस स्किन डोज़ होती क्या है, दैट्स ऑल ये वाला पोर्शन। ठीक है? सिर्फ़ इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। होता क्या है, ये फ़ॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन क्या है और इसकी डिटेल्स क्या हैं, दैट्स ऑल। इतने ज़्यादा ये सब में नहीं जाना डिस्कशन एंड ऑल, लेकिन ये फ़ॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। कैलकुलेशन एक और था, ये डाइकोम वगैरह से लेके था, और भी मैंने पेपर्स निकाले थे आपको, ये भी नहीं है। एनीहाउ, ठीक है। तो आपकी एक्सरे की डोज, बोन मैरो वाले में जाने की जरूरत नहीं है, बस उसका इंट्रोडक्शन काफी है। दूसरा है आपका फ्लोरोस्कोपी का। फ्लोरोस्कोपी में भी जो आपको एंट्रेंस की स्किन डोज बताई है, वो उसी से ही कैलकुलेट किया जाता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा आप किस चीज से मेजर करते हो और क्या उसकी यूनिट होती है, तो हम उसको कर्मा या फिर आप डोज एरिया प्रोडक्ट से हम करते हैं। फ्लोरोस्कोपी का बता देती हूँ। विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। मैम। मैम, यस मैम। सो फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है कि देखिए, फ्लोरोस्कोपी में कंसर्न तो खैर सभी का है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में थोड़ा सा डोज मैनेजमेंट का कंसर्न ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हम कंटिन्यूस रेडिएशन यूज़ करते हैं, लगातार रेडिएशन यूज़ करते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि फ्लोरो में काम करना है, लाइव देखना है, तो वहाँ पे आपका स्कैटर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपसे पूछ ले कोई स्कैटर रेडिएशन को दूसरा कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, कॉम्पटन क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं सेकेंडरी रेडिएशन को? अक्सर ये गवर्नमेंट में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि फ्लोरो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉम्पटन इफेक्ट होता है, वो किस में होता है, वो फ्लोरोस्कोपी में होता है। कॉम्पटन बोले तो आपकी स्कैटरिंग, और सेकेंडरी रेडिएशन, जो सेकेंडरी रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा फ्लोरोस्कोपी में होता है। सो फ्लोरोस्कोपी में आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखोगे और कैसे उसको मिनिमाइज करोगे। आपको एक तो ये है कि फ्लोरोस्कोपी जब जितनी ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए, तो उसकी कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, कुछ ध्यान, कुछ चीज़ें अब डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा है आपका। ठीक है, उसमें सिस्टम भी मतलब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो भी बहुत मैटर करती है। तो देखो वही सेकंड पॉइंट आ गया, द एब्जॉर्ब डोज रेट एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस सरफेस ऑफ द पेशेंट शुड नॉट एक्सीड 50 मिलीग्राम पर मिनट, शुड बी टिपिकली मच लोअर। यानी कि 50 मिलीग्राम पर मिनट से ज्यादा रेडिएशन डोज पेशेंट को नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी डिलीवर हाई डोज टू द पेशेंट देन फ्लोरोस्कोपी विद इमेज इंटेंसिफायर, द प्रोसीजर इमेज लोअर क्वालिटी हैंड शुड बी अवॉइडेड। एक डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी वो तो बहुत पहले जमाने में हुआ करती थी, जब इमेज इंटेंसिफायर नहीं हुआ करते थे, ये उसके लिए दिया हुआ है, लेकिन अब तो सब जगह यूज होता है। डोज रिडक्शन में आप कैसे यूज करोगे, अगर आपको पेशेंट की फ्लोरोस्कोपी इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। डोज रिडक्शन टेक्निक में क्या करोगे कि इंटरमीडिएट फ्लोरोस्कोपी, इंटरमीडिएट में क्या है कि लाइक आपने जैसे फ्लोरोस्कोपी किया और फिर थोड़ी देर के बाद उसको रोक दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर रोक दिया। देखिए, पल्स फ्लोरोस्कोपी अलग चीज है और ये इंटरमीडिएट अलग है। इट इज कीपिंग द एक्सरेज ऑन ओनली अ फ्यू सेकेंड्स एट द टाइम लॉन्ग इनफ टू व्यू द करंट कैथेटर पोजिशन, इट रिड्यूस टोटल फ्लोरोस्कोपिक टाइम कंसिडरेबली। आपने क्या किया कि जैसे कैथेटर या जो भी आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपने देखा, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए हम रोक देते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ ग्रिड इंक्रीज द डोज टू द पेशेंट एंड स्टाफ बाय द फैक्टर ऑफ 2 और मोर, ऑल्दो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेज देखिए, नॉर्मली जैसे सॉफ्ट टिश्यू के लिए जब हम करते हैं ना, जैसे जीआईटी स्टडी करते हैं
या थायराइड की सॉरी या फिर इसोफेगल कोई स्टडी करते हैं तो ग्रिड कॉमनली यूज़ नहीं होती है, क्योंकि उसमें इमेज इंटेंसिफायर यूज़ होता है, वो डायरेक्टली इमेज बना के आपको मॉनिटर पे दिखाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोरोस्कोपी में जो इमेज होती है वो फ्लिप्ड होती है। फ्लिप्ड बोले तो कैसे कि आपको जो जैसे हम नॉर्मल एक्स-रे देखते हैं तो नॉर्मल एक्स-रे में जो हाई डेंसिटी पार्ट है वो आपको ब्राइट दिखेगा। लेकिन फ्लोरोस्कोपी यानी कि जो लाइव चल रही है या बोले तो इमेज इंटेंसिफायर में वो आपको ब्लैक दिखेगा, यानी कि जितना डार्क होगा, जितना डेंस होगा उतना ही वो डार्क दिखेगा। मीन्स उसमें आपका कंट्रास्ट मीडिया ब्लैक दिखेगा, क्योंकि उसमें जो इमेज बन रही है ना वो लाइट फोटोन को कन्वर्ट करके बन रही है। कि एक्सरे क्या हो रहा है कि एक्सरे पहले लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है और लाइट फोटोन जाके उसको काउंट कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टली एक्स-रे कन्वर्जन नहीं है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन है एक्स-रे का। तो उसमें जो आपकी इमेज होती है एग्ज़ैक्टली उल्टी होती है एक्स-रे के, नेगेटिव होता है बोले तो। दूसरा क्या है, लास्ट इमेज होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉलीमेटर्स। लास्ट इमेज होल्ड क्या है कि जहाँ आपने स्कैन आपने छोड़ा है, तो उस इमेज को आप होल्ड करके रख दें। मतलब आपने फ्लोरोस्कोपी तो बंद कर दी, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि लास्ट आपने कहाँ छोड़ा उसको, पता चला फिर आप शुरू से कर रहे हैं। तो उसको हम लास्ट इमेज और फ्रोज़न इमेज भी बोलते हैं, कि यानी कि आपने जहाँ अपना प्रोसीजर छोड़ा, उसकी लास्ट इमेज को हम होल्ड कर देते हैं। वहीं पे हम रोक देते हैं कि भाई अब हम यहाँ रोक रहे हैं, ये हमारी लास्ट इमेज है। कभी-कभी उस पे एक्सपोज़र भी ले लेते हैं, कि भई हमने यहाँ से लिया, अगर डिजिटल फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो फ़िल्म का झंझट है ही नहीं है, तो लास्ट इमेज को हम एक्सपोज़ भी कर लेते हैं कभी-कभी कि भई यहाँ तक स्टार्ट हुई है। तो फिर हम वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या है कि लास्ट इमेज होल्ड क्या करता है, वो आपके पेशेंट की रेडिएशन डोज़ को भी कम करता है और आपके प्रोसीजर के टाइम को भी कम कर देता है। Dose spreading, some reduction of maximum skin dose can be achieved by the periodically rotation of the fluoroscopy about the center within anatomy of the interest. आपको ये पता होगा कि एक्स-रे ट्यूब नीचे से जाती है फ्लोरोस्कोपी में, तो यहाँ इमेज इंटेंसिफायर को थोड़ा-थोड़ा मूव करते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ा कहीं न कहीं आपकी इमेज रेडिएशन डोज़ में असर पड़ता है। एडजस्टमेंट ऑफ बीम क्वालिटी, यानी कि आपकी जो बीम क्वालिटी या फिर आपको जो केवी है, तो वो हम शुरू में ही एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि जो आपकी जैसे ही हम स्कैन को स्टार्ट करेंगे, फ्लोरोकोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, तो हम उसमें देख लेते हैं कि भई पेशेंट को कितने एक्सपोज़र की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमें कितना केवी देना है, कितना एमए देना है, तो हमें पेशेंट के ही अकॉर्डिंग और जो भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, बेरियम कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बेरियम स्वैलो कर रहे हैं। देखो, बेरियम स्वैलो करते हैं तो उसमें सॉलिड लिया जाता है। तो उसमें आप रेडिएशन डोज़ हाई रखोगे कि कम रखोगे, प्लस आप थायरॉइड भी कर रहे हो। तो आपको अपने स्कैन अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी अपनी रेडिएशन डोज़ को कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा, ये देखना पड़ेगा आपको। लेकिन वही है कि कोशिश आपको कम से कम रेडिएशन डोज़ ही मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गिविंग द हाई रेडिएशन। कंटीन्यूअस पेशेंट को तो ऑलरेडी रेडिएशन दे ही रहे हो। तो फ्लोरोस्कोपी में आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप उसमें उसकी डोज़ को मैनेजमेंट करें, यानी कि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है डोज़ मैनेजमेंट का, वो फ्लोरोस्कोपी में है। उसमें दूसरा टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड 3 सेटिंग, हाँ, डोज़ लेवल सेटिंग्स, कि ये डोज़ लेवल सेटिंग्स ये मशीन्स में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो डोज़ लेवल सेटिंग्स है वो मशीन में आती हैं। अगर आप देखोगे तो मशीन में लो, मीडियम, हाई करके भी आता है, या फिर आप उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए पेशेंट बहुत मोटा है, राइट? बहुत फैटी पेशेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इससे इन बटन से काम नहीं चल रहा है कि ना तो लो पे काम चल रहा है, ना मीडियम पे, ना हाई पे बहुत ज़्यादा खराब हो जा रहा है, मतलब हाई पे बहुत हाई एक्सपोज़र हो रहा है और मीडियम पे आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो क्या करते हैं हम बीच में, फिर हम उसको मैनुअली हम सेट करते हैं, सारा मैनुअली करते हैं उस केस में। तो इसलिए कोई भी डिजिटल मशीन होगी तो उसको आपको सॉरी, कोई भी डिजिटल मशीन होगी तो उसके सबके कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होते हैं। सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, तो आपको ये उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहे हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ट्रेनिंग ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक ऑपरेटर, दैट मीन्स यू। ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है डोज़ रिडक्शन में। क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है और आपने ढंग से ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि कहाँ कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, कहाँ मिनिमाइज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, अननेसेसरी पेशेंट को रेडिएशन दोगे ही दोगे भाई। तो दैट मीन्स उसमें ट्रेनिंग और स्किल्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
दूसरा नेक्स्ट आ जाता है पल्स फ्लोरोस्कोपी। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है फ्लोरोस्कोपी की डोज रिडक्शन का। पल्स फ्लोरोस्कोपी में क्या है कि ये इनबिल्ट सिस्टम आता है कि जब जो एक्सरे को जो शॉट देता है वो सीरीज ऑफ पल्स में देता है। सीरीज ऑफ पल्स में बोले तो देखिए इसमें फ्रेम दिया हुआ, फ्रेम पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 15 बार एक्सरे के शॉट्स लगेंगे। तो उसमें पल्स में क्या होता है कि एक्सरे ट्यूब ऑन ऑफ होती है, तो उसमें एक्सरे ट्यूब पे काफी लोड पड़ता है। तो इन केस में, उस केस में आपकी एक्सरे ट्यूब हैवी होना चाहिए, तो वो मशीन में इनबिल्ट आता है। तो पल्स फ्लोरोस्कोपी इज आल्सो द वेरी इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस द रेडिएशन। ये इसमें कुछ वो हैं आपके रेडिएशन डोज पैरामीटर्स हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं या फिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैप कर्मा एरिया प्रोडक्ट या डोज एरिया प्रोडक्ट से हम इसको मेजर करते हैं। ये इसकी यूनिट है, तो ये याद कर लीजिएगा फ्लोरोस्कोपी में, दैट इज अ यूनिट ऑफ फ्लोरोस्कोपी, के ए पी कैप और डोज एरिया प्रोडक्ट, डोज एरिया प्रोडक्ट। एक मिनट में सिलेबस और एक बार और अच्छे से देख लेती हूँ आपका और क्या क्या है। कन्वेक्शनल हो गया, पैरामीटर्स हो गए, सीटी फ्लोरो सी आर डी आर का बेटा वो सेम ही होगा आपका एक्सरे का। और एस्टिमेशन डोज, सीटी फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी बचा आपका। ओके, एक मिनट। मेमोग्राफी में जो डोज एस्टिमेशन होता है वो होता है आपका मीन ग्लैंडुलर डोज। ग्लैंडुलर डोज का असल में ना सारा मिक्सड अप रहता है स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये वाला पोर्शन है नहीं है ज़्यादा, तो मेरे पास मटेरियल इसका है नहीं। मतलब है वो साथ के साथ पढ़ाते जाते हैं हम लोग, कहीं किसी पीपीटी में रहता है लास्ट में। रिसर्च मेमोग्राफी इसमें होगा एडवांस इमेजिंग में। शिट, इसको भी अभी करना था। Just give me the 2 minutes. Fatty press positioning. क्लिनिकल तो टोटल दिया हुआ है, इसका मेन ग्लैंडुलर डोज चलो इस पर मैं प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक। बेटा अब मुझे क्या नाम है, आकांक्षा, बेटा मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी रिमाइंडर, मैं परसों क्लास लूंगी कल का छोड़ के। तो वो एक तो आप मुझे बताओगे मेमोग्राफिक रेडिएशन डोज, और आपका क्या रह गया और बेटा इसमें टॉपिक मैम बताओ। क्यूए इन पेट और स्पेक्ट रह रहा है, और ये हो रेडियो गया प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन रेडियो न्यूक्लाइड हो गया। नहीं मैम ये भी नहीं हुआ।
हाँ, तो उसके बाद ना न्यूक्लियर वाला नहीं, प्लानिंग ऑफ रेडियो, हाँ ठीक है, न्यूक्लियर वाला स्टार्ट करेंगे फिर। और ट्यूब रेटिंग ठीक है, चार्ट रह रहा है मैम। हाँ, एक लास्ट मिनट, टॉपिक जो है आवाज इसमें। नहीं आ रही। हेलो। मैं ऑडिबल ना? यस मैम। अरे, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे आपको मेमोग्राफी। मीन कैलेंडर डोज छोटा सा है, लेकिन मतलब पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा दूं, लेकिन मैं वो चलता हुआ काम नहीं करना चाह रही। तो मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर नोट्स भी हो, प्रॉपर फॉर्मूला हो। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी डोज एस्टिमेशंस हैं आपके, उन सब के आपके फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कि वो होता क्या है एग्जैक्टली exactly, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको फॉर्मूला क्या है, दैट्स ऑल। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक का एस्टिमेशन का आपको फॉर्मूला आपकी टिप पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए, और उस फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन भी। इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब भाई कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो भाई मैं गारंटी नहीं दे सकती। ठीक है, तो मीन ग्लैंडुलर डोज रह गया, और नेक्स्ट पे हम न्यूक्लियर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, मैं परसों लूंगी क्लास अब आप लोगों की। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मैम आपने एक असाइनमेंट दिया था पिछली बार लेआउट के ऊपर, उसके रिगार्डिंग पूछना था कि वो उसमें और कुछ ऐड करना है या फिर इनफ है। आपने क्या करवाया था लेआउट्स में? मैंने शायद आपको बताया था कि AERB की साइट से आपको उठाना है। यस मैम, उसमें सब बच्चों ने अलग अलग आंसर, मतलब पता नहीं मैम उसका कुछ कि कैसा किसी ने क्या करा है परफॉर्म। मैं एक बार असाइनमेंट चेक कर लूंगी, और कुछ उसमें डाउट्स होंगे, क्योंकि देखो लेआउट्स में ना ज्यादा हम लोग उसमें छेड़छाड़ या अपनी तरफ से ये एक्स्ट्रा इधर उधर से हम लोग नहीं लिख सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि AERB ने फिक्स कर दिया है कि भाई रेडियोलॉजी का ये लेआउट होगा, तो दैट मीन्स यही लेआउट होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी लेआउट को आपको बस अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और कुछ नहीं करना है अपने लेआउट्स में। उसमें प्लानिंग ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेआउट्स क्या है, लेआउट्स में बस आपको इमेजेस लेनी है, और उन इमेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सी साइट कहाँ होगी। आपके सीनियर्स ने भी ये सेम असाइनमेंट बनाया हुआ है आई थिंक। तो थोड़ा सा एक बार हेल्प ले लेना, नहीं होता है तो, लेकिन उसमें ज़्यादा आप लोग अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है बेटा, क्योंकि वो फिक्स्ड है। वो AERB ने फिक्स दे दिए हैं कि उसमें आप आगे पीछे या एडिशन या डिलीशन आप नहीं कर सकते। उसमें आप चाहें कि उसमें ये घटा बढ़ा लें, नहीं कर सकते, दैट्स फिक्स्ड। जो फिक्स्ड है तो उसमें है ही नहीं, तो आपके लिए तो बस कॉपी पेस्ट वाला काम दिया है मैंने। लेकिन हैंडमेड होना चाहिए सारे डायग्राम्स, वो मैंने पहले भी दिया हुआ है। और ये नया असाइनमेंट आप लोगों का यही है कि सारे जितने भी डोज एस्टिमेशंस करवाए हैं उनकी डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले, ये आप मुझे असाइनमेंट में करके सेम PDF में करके भेजोगे। ठीक है, वो मैं उस पर अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, और ये मेमोग्राफी का मैं करा दूं अभी स्टार्ट, लेकिन वही है अभी मतलब मैं अच्छी सी डेफिनेशन जो आपके लिए इजी हो और विथ फार्मूला हो, वो मैं चाह रही हूँ। वो मेरा अलग अलग है एक्चुअली, वो हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाते बच्चों को। इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअली रेडियोग्राफी ना, ये सब QA और ये फिजिसिस्ट का पार्ट है। हम क्यों एक्स्ट्रा पढ़े? मैं अभी आज ही की एग्जांपल बता रही हूँ अपने यहाँ। मैंने अपने चांसलर को मुझे कंप्लेन करनी पड़ गई कि मैं रिसर्च का काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो वही वाला है कि भाई अलाइड वाले हैं, क्यों रिसर्च में है, और मेरा काम ऐसा है जो इंडिया में भी काम नहीं है, फंक्शनल MRI पे आई एम डूइंग दैट रिसर्च। तो वो मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि वो बंदा ये कहे कि मशीन खराब कर दोगे तुम। तो वो आपको प्रूफ करने के लिए ना आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि उतना ही करो जितना आपके प्रोफेशन का है या जो आपसे रिलेटेड है। देखो रिसर्च में तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। रिसर्च तो आप किस पे भी कर सकते हो। आपके लिए पता है, आपको लगता है कि आपको BSc करने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई जाता है, क्योंकि हमें शुरू से ही फ्रॉम आवर पास्ट जनरेशन हमें यही ट्रेन किया गया है, हमारे DNA में ये चीज़ डाली गई है ताकि वो डोमिनेंट रहें कि आपको सिर्फ टेक्नीशियन ही बनना है। आपको टेक्नीशियन से ऊपर जाना ही नहीं है, तो आपको ऑप्शंस बताए ही नहीं गए और ना प्रोवाइड किए गए।
कि बीएससी करने के बाद करना क्या है, बच्चे के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो एमएससी कर ले या कहीं जाके टेक्नीशियन जॉइन कर ले या गवर्नमेंट की सीट का इंतज़ार करे। इज़ दिस ट्रू? ऐसा ही है ना? यस मैम। आप सभी लोगों का ये फ्यूचर प्लान है, समझ में ही नहीं आता है कि बीएससी कर। बेटा इतना ब्राइट फ्यूचर है ना आप लोगों का, इतना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास, बट यू हैव टू एक्सप्लोर। वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले, तो फिर भी चैलेंजेस थे, तो बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने बीएससी कर लिया कि नहीं जी एमएससी आप सेम फील्ड से करें। एमएससी के लिए आपके बहुत सारे हैं, बायोमेडिकल इमेजिंग है, वो खैर आउट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे रास्ते हैं। बाकी तो फिर भाई आपको रिसर्च में अगर जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, तो एकेडमिक्स का तो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि पहले तो मास्टर्स वाले भी कर लेते थे, लेकिन अब ये है कि मास्टर्स वालों को भी ये है कि पीएचडी में एनरोल होना ही होना है आने वाले, क्योंकि अलाइड का बिल पास हो चुका है, काउंसिल बन चुकी है, तो एकेडमिक में अब आने वाले टाइम में पीएचडी होना बहुत मैंडेटरी है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाला टाइम में ना इतना ब्राइट, अभी पता है क्या हुआ है, अभी काउंसिल के बिल में क्या प्रॉब्लम आई है कि वहाँ पे हाई अथॉरिटी की वैकेंसीज निकाली गई, उसमें क्या हुआ, फिर से डॉक्टर्स घुस गए जो हाई पोजीशन थी। दैट मीन्स फिर से वही चीज़ कि हमारी सारी बागडोर फिर से डॉक्टर्स के हाथ में दे दी गई। तो इस चीज़ पे पिटिशन डाला गया, केस हुआ, कोर्ट केस हुआ कि भाई दे हैव ऑलरेडी द मेडिकल काउंसिल ना, तो वो अलाइड वालों को या हम लोगों को टेक्निकल पार्ट कैसे पढ़ा सकते हैं, या कैसे वो ओन कर सकते हैं? वो ओन कर नहीं कर सकते भाई। इस चीज़ को करके फिर ये हुआ कि अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई हाई अथॉरिटी के लिए, डीन के लिए, या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन या पूरे अपने स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, एक्सपीरियंस के साथ उसकी क्वालिफिकेशन भी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आज से 15 से 20 साल पहले एमएससी ही नहीं हुआ करती थी, बीएससी भी नहीं थी, जब तो खाली डिप्लोमा होल्डर्स थे। तो वी हैव नो 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद पीएचडी होल्डर, एक बंदा नहीं है इंडिया में जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, और खास इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, नॉट इन द फिजिक्स एंड ऑल अदर ब्रांच में करके, है ही नहीं है कोई बंदा ऐसा। तो वो क्या करेंगे भाई, आपके बंदे ही नहीं है तो हम क्या करें? क्योंकि हमें शुरू से ये ट्रेन किया गया ना, हमें बताया ही नहीं गया कि हम पीएचडी भी कर सकते हैं, और ना किसी ने अपॉर्चुनिटी दी हमें, और जो एक्सप्लोर भी करना चाहे तो उसको पीछे कर दिया गया। मैं खुद 8 साल के बाद मुझे पीएचडी मिली है, वो भी मैंने कितनी, वो तो इंटरनली थी, तो मैंने सीट क्रिएट की गई, मेरे गाइड लकीली मुझे बहुत अच्छे मिल गए, तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इस चीज़ के लिए। और अभी भी, अब तो खैर धीरे धीरे इंडिया में कई जगह शुरू हो गया है, लेकिन जो लोग एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, पीएचडी मजाक चीज़ नहीं होती है। मोस्टली एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद डिग्रियाँ आपकी 5 साल के बाद बेकार हो जाती हैं, क्योंकि उनका कोई एफिलिएशंस नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने आप को ऐसे ना समझे कि नहीं जी टेक्नीशियन ही बनना है, इसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है बेटा, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट में बहुत अच्छा फ्यूचर और बहुत अच्छा पैसा है उसमें। लेकिन वही है कि एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट में आपको थोड़ा-सा टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का। 1 साल का, 2 साल का चाहिए होता है। एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट में भी जा सकते हैं, इवन एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट ट्रेनर में जा सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीज़ें। बहुत ब्राइट फ्यूचर है बेटा इसमें, बहुत ज़्यादा। मास्टर्स और पीएचडी के बाद तो खैर अलग ही लेवल है, लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, तो वो थोड़ा फीमेल के लिए ज़रा बेटर है, बेटर ऑप्शन है फीमेल के लिए एज़ अ टीचिंग वन, बट टाइम टेकन है, ये मैं बोल रही हूँ। तो ये आपको क्या करना है कि आपको जो भी सिलेबस है, वो सिलेबस बहुत पुराना है बेटा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, वो 15 साल पुराना सिलेबस है, 15 से 20 साल पुराना। तो जब तक तो बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो देखिए सिलेबस चेंज नहीं हो सकता है अभी, लेकिन आपको क्या करना है, उसी सिलेबस में थोड़ा-सा डेप्थ में जाके एक्स्ट्रा चीज़ें आपको डालनी है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर आ रहा है वो जो पुराना एग्ज़ामिनर आ गया, तो वो भी तो अपग्रेड कर चुका है अपने आप को। वो खुद को तो अपग्रेड कर चुका है, तो दे एक्सपेक्टेड यू कि आप भी अपग्रेडेड हो, उसे सिलेबस से मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? एग्ज़ामिनर को सिलेबस से मतलब नहीं होता है। उसको ये पता है कि आप बैचलर कर रहे हो, फाइनल ईयर के हो, दैट मीन्स आपको सारी चीज़ें मालूम है। बट आप क्या करते हो, आप टोटली सिर्फ़ सिलेबस के ऊपर डिपेंड रहते हो, और एग्ज़ाम के टाइम पे आप ये कह नहीं सकते कि यू कांट से दैट ये इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, कि हमें पढ़ाया नहीं गया ये चीज़। क्योंकि एक तो आप यूसी के हो, तो आपको टीचिंग या आपको जो आपकी एकेडमिक है वो आपको वो नहीं मिलेगी, हाथ पे नहीं मिलेगी, आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी होंगी बहुत सारी चीज़ें।
इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ, कोई भी टॉपिक है उसको, जो भी आपका बेसिक्स है, उसको बेसिक्स आपके जो सिलेबस का पार्ट है, उसको करने के बाद उसका एक्स्ट्रा वर्ज़न ज़रूर ढूँढो। दैट्स द रीज़न जो आपकी मार्क्स से बीएससी में जो इतनी परसेंटेज कम रहती है, जो आप लोगों के यूसीएमएस में जो इतना लो ग्रेड जाते हैं, वो दैट्स यही रीज़न है। क्योंकि आप सिर्फ़ सिलेबस को ही कवर करते हो, सिलेबस के बाहर आप जाते नहीं हो, लेकिन बाकी सब लोग अपग्रेडेड है। जो एग्ज़ामिनर आ रहा है वो भी अपग्रेडेड है, वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपग्रेडेड हो गए, लेकिन आप क्या करते हो कि आप अपने आप की बाउंड्री बना के रख लेते हो कि नहीं जी, हमारा तो सिलेबस है, हम इससे आगे निकलेंगे नहीं, हमारे तो सिलेबस में इतने ही पार्ट है। समझ में आ रही है ये वाली बात मेरी? तो कोई भी आप टॉपिक है, चाहे मेरा टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट है या किसी और का सब्जेक्ट है, तो आपको जैसे लाइक आपके स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सी नई मोडालिटीज़ भी आ गई हैं। तो जो आपकी बुक्स में है उसके अलावा भी आप एक्सप्लोर करें। अभी मैं एग्ज़ाम लेने गई थी, आई थिंक मैंने 11 साल के करियर में मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे। मैं सैफी एग्ज़ाम लेने के लिए गई थी, मतलब वो बेचारे गाँव के बच्चे हैं, कैन यू बिलीव, मतलब बिल्कुल बेहड़ गाँव के बच्चे कि उनको इंग्लिश प्रोनाउंस करना नहीं आ रही है। लेकिन मैंने इतने एग्ज़ाम्स लिए हैं, मेरे पास शायद काउंटिंग नहीं है अभी तक अपने 10-12 साल के करियर में। इतनी बार मोस्टली दिल्ली की सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा चुकी हूँ, बाहर भी मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी हूँ, लेकिन जो उनका नॉलेज का लेवल था ना, इज़ रियली एक्सट्रीम लेवल था। अब उसकी वजह क्या थी पता है? उनका रीज़न मालूम है क्या था? कि उनको कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं था। मैंने पूछा कि आपको किसने पढ़ाया? कि किस मैम, हमारे जो पिछले सीनियर्स हैं उनके नोट्स हैं हमारे पास, हम उसी से पढ़ते हैं। मैंने कहा बाकी ये एडिशनल कैसे पढ़ते हो? कैन यू बिलीव कि वो लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के फ़ॉर्मूले को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया, मतलब वर्ड्स में। उनको एटेन्यूएशन की डेफिनिशंस बहुत अच्छे से पता है, उसके सारे फ़ॉर्मूले अच्छे से पता है। वो कैसे पढ़ते हैं बेचारे? यूट्यूब से पढ़ते हैं वो लोग, कि मैम हम लोग यूट्यूब से और इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं सारी। सोचो, गाँव के बच्चे बिल्कुल, मतलब 60 बच्चों का मैंने वाइवा लिया वहाँ पे, 60 बच्चों में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फ़ेल कैसे करूँ? मतलब 1 आध 2 ही ऐसा होगा कि जो थोड़ा नहीं था, बट सारे बच्चे एक से एक बेहतर जवाब देने वाले। मतलब मुझे लगा कि शायद पेट इनको, मतलब एक बता दिया गया है कि इतना-इतना ही पढ़ना है, बट ऐसा नहीं था। कहीं से कुछ भी पूछ लो उनसे उठा के। उनके पास लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड रिसोर्स, बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी उनके पास। तो सोचो उनके अंदर कितनी पोटेंसी है। लेकिन आप लोगों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करो। उन बेचारे गाँव वालों को देखो, गाँव कहना मतलब बड़ा अजीब-सा लगेगा। मुझे लिटरली शर्म आ गई देख के कि बेचारे रिसोर्स नहीं है उनके पास, बेहड़ गाँव में जाके वो पूरा कॉलेज बना हुआ है। बट वो रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं ये देखो, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। कि वो लोग अपग्रेडेड हैं आज की साइंस से, कि क्या-क्या अपग्रेड्स हो चुके हैं इमेजिंग में। और क्या-क्या नई-नई चीज़ें आ रही हैं। उनको ये तक पता है कि जो डिजिटल एमआरआई की, जो सॉरी डिजिटल आपकी प्रिंटिंग की जो फ़िल्म होती है, उसके केमिकल्स क्या-क्या बने होते हैं, किस केमिकल से बनी होती है वो। आप लोगों को नहीं मालूम होगा। जो मेडिकल इमेजिंग फ़िल्म होती है, लेज़र फ़िल्म कैसे बनती है, दे नो दैट। तो मैं वही मेरा कहना है कि आप लोग अपने सिलेबस को तो कवर्ड रखो, सिलेबस के बियॉन्ड भी जाके आपको पढ़ना है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं जी हमें सिर्फ़ सिलेबस से पूछा जाएगा। नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी अपडेटेड है, आप भी अपडेटेड जनरेशन हो, बट सिलेबस वहीं का वहीं है, तो वो सिलेबस नहीं देखते। एज़ अ एग्ज़ामिनर मैं भी नहीं देखती सिलेबस भई, एक नज़र डाली बस बहुत है। मैं तो आज के ज़माने का पूछूँगी, अब तो एआई का ज़माना आ गया है भई। तो मेरा वही है कहना कि कोई भी टॉपिक है तो उसका एक्स्ट्रा वर्ज़न ज़रूर एक्सप्लोर करें, और राइटिंग कंटेंट में और एग्ज़ाम में उसको ज़रूर लिखें। आप खुद देखिएगा, एक बार ये ट्राई करके देखिए और अपने एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आप लोग चेक कीजिएगा। जब एग्ज़ामिनर देखता है कि इस बच्चे ने बहुत हट के लिखा है यार, तो वो मार्क्स दिए बिना रह ही नहीं पाता है बेटा। ठीक है, फिर विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे टुमारो। आकांक्षा मुझे नेक्स्ट डे बताओगी कौन से